मैं मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु एवं संस्था से दिव्यांशी एज अ पॉडकास्ट होस्ट। वीरेंद्र सर जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने ज्योतिष के विधाओं पे बहुत सारे काम करे और साथ ही साथ वास्तु में भी किया है। आपने जी। वास्तु से बहुत अलग अलग डिफरेंस ब्रांच में भी आपने लोगों के निवारण करे हैं। पर लोग ये समझ पाते हैं कि ज्योतिष अलग उपाय करता है एंड वास्तु अलग उपाय करता है। काम हमारा मेन फोकस यही रहता है कि हम क्लाइंट को रिजल्ट अच्छा दें, लेकिन दोनों में से अगर तीन तीन उपाय निकाल के भी दे तो क्लाइंट का काम बनता ही बनता है। जी। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस और थोड़ा बहुत कॉमन हम देख के कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो समय पे या लोग उसका उपयोग कर सकें। देखिए, ज्योतिष जो है वेद का अंग है, उसे वेदांग कहा गया है। ये सृष्टि में चर अचर जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं सब पर कार्य करता है। सिर्फ अभी समस्या यह है कि ज्योतिष को सिर्फ जातका अर्थात मानव जातक पे पड़ने वाले प्रभाव पर ही सीमित कर दिया गया है, जबकि वास्तव में प्रकृति पर, प्रकृति के साथ जीव जंतु पर और परिवर्तित होने वाले मौसमों से रिलेशन है उसका, और प्रतिदिन प्रतिपल होने वाली विविध घटनाएं जो जो इस प्रकृति पर, पर्यावरण पर प्रभाव डालती है, वो सब कहीं ना कहीं ज्योतिष से जुड़ी हुई है। और सामवेद के स्थापत्य वेद के अंतर्गत जो शाखा है उसको कहा गया वास्तुशास्त्र। और वास्तुशास्त्र जो है वो जमीन के वर्ण, उसका स्वाद, उसका रंग और ग्रह स्वामी के हाथ के अंगुल अस्त्र के प्रमाण से जुड़ा हुआ है। और टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि अभी हमने सब उसको स्क्वायर फीट और मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, जबकि जब एक व्यक्ति का सबका आकार प्रकार एक सा नहीं हो सकता, तो ऐसे में किसी के अंगुल अस्त्र के प्रमाण को एक स्टैंडर्ड माप पर, जिसे हम स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट कहते हैं, उस पर रखना कितना प्रासंगिक होगा। दूसरा, हर राशि का अपना वर्ण है। ऐसे ही पृथ्वी में जिस जगह पर हम भूमि शोधन करके वास्तु के हिसाब से भवन निर्माण की परिकल्पना करते हैं या उसे संजोकर या उसे साकार करने का प्रयास करते हैं, उसमें किस नक्षत्र के व्यक्ति को, किस राशि के व्यक्ति को किस दिशा का मकान सूट करेगा। जैसे अभी एक भ्रांति है जहां पे ज्ञान की कमी है, वहां पर, हर जगह नहीं, कि दक्षिण दिशा बिल्कुल सूट नहीं करती। जबकि मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने अनुभव में, और जिन लोगों को दक्षिण सूट करती है, शायद उतना सूट और कोई दिशा वालों को वो भूमि नहीं करती। मूलतः व्यापार के क्षेत्र में जिसको दक्षिण दिशा सूट कर गई या लाभदायक हो गई, वो अद्वितीय प्रभाव देती है। और इसका सीधा सा फार्मूला है कि जिसका भी मंगल और शनि अगर लग्न में, नवांश में, दोनों में उच्चस्थ आ जाए, तो ये निश्चित मानिएगा कि उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा हमेशा सूट करेगी। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाई दक्षिण मुखी घर हमें सूट नहीं करता। अब इस पे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी आचार्य सर, कि अगर मान लो हेड ऑफ द फैमिली के नाम पे घर है और उस पे ये युतियां हैं, और मान लो ना भी है, तो वो कैसे काम करेंगे? आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी, तो एक मकान पुराने पद्धति से बनता था, बीच में आंगन होता था, चारों तरफ व्यवस्थित कमरे होते थे और उसमें पूरा भारतीय वास्तु का प्रयोग किया जाता था। और वो घर गृह स्वामी से पीढ़ियों से चलता था, मतलब वो दादा परदादा तक बनने की स्थिति रहती थी। और जैसे ही वट वृक्ष के समय जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसका देवलोक गमन होता था, और वैसे ही परिवार में विखंडन चालू हो जाता था। उसका कारण यह है कि उस घर का वास्तु, उस घर की बनावट उस मुखिया के अनुकूल थी, जो मुखिया पिछले 2-3 पीढ़ियों को संयोजित करके चल रहा था। और जैसे ही उसमें कोई परिवर्तन हुआ, वैसे ही घर में भी परिवर्तन हो गया। आज भी प्रैक्टिकली जो वास्तु करते हैं वो जानते हैं कि जैसे ही एक बने हुए मकान में जिसमें वास्तु पूजन हो चुका है, उसका बंधन हो चुका है, अगर उसमें आप कोई भी एक नया प्रयोग करते हैं या टॉयलेट बनवाते हैं या उसका फर्श परिवर्तित कराते हैं या
कोई वॉल खड़ी कराते हैं या पार्टीशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप देखिएगा कि उसके अच्छे और बुरे प्रभाव उस घर पर मिलने बिल्कुल बनते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हम कुछ भी करते हैं तो बस हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट मिले, लेकिन रियल मायने में देखा जाए तो समय से सबके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो होते ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल क्या है कि जो सनातन संस्कृति है और सनातन का ज्ञान है वो कल्प का ज्ञान है। कल्प यानी ये चतुर्युग को मिला के हम कल्प तक की कल्पना करते हैं। कल्प यानी इसको हम लाखों नहीं करोड़ों वर्षों में कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी कहीं ना कहीं इस पे जो डिबेट होती है, तर्क होती है, वो विज्ञान को लेके होती है, जबकि वास्तव में जो विज्ञान का स्वरूप हम अभी देख रहे हैं, जिसे कि अभी एक रिसर्च का चोला पहनाकर और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से रख दिया गया, उसका इतिहास अधिकतम 400 साल से अधिक नहीं है। और भारत पे आक्रांताओं का या विदेशियों के आक्रमण का इतिहास 1000 वर्ष से पहले का नहीं है। और आप देखेंगे कि जितने भी इतिहास में घटनाएं हैं उसमें भारतीय साहित्य की चोरी का या उसका उपयोग का या उसे भाषाई कौशल से रूप परिवर्तित करके प्रस्तुत करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। और उसमें से जहां पर विदेशी शक्तियां जिन तथ्यों को, मूल्यों को, सूत्रों को, सिद्धांतों को अमली जामा पहनाकर प्रस्तुत कर दिया, उसको उन्होंने विज्ञान का रूप दिया, और जिसे नहीं कर पाए वो पराविज्ञान में आज भी पड़ा हुआ है। सही बात। पर पर्सनली देखा जाए तो लोग इस विद्या को काफी एडमायर करके, सलाह पर परामर्श करके और अपना लाइफ डिजाइन तो कर लेते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन नहीं दे पाते। देखिए, ये इतना गूढ़ ज्ञान है कि ये गुरुकुल से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पल्लवित होने वाला है। और अभी विडंबना यह है कि साल, 6 महीने, 2 साल, 1.5 साल करे हुए कई ऐसे व्यक्तित्व के धनी बोलूं या अपना स्वयं का व्यक्तित्व बनाए हुए वो व्यक्तित्व हैं जो रील के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अल्प ज्ञान में उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। जब तक देवभाषा संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा, सूत्र को नहीं समझेंगे, सिद्धांत को नहीं समझेंगे, उसका व्यवहारिक स्वरूप को हम सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे, तब तक हम उसे परिवेश में ढाल ही नहीं सकते। और परिवेश में ढालने के लिए हम इनको सबको युक्ति करने के लिए हमें बुद्धि कौशल, ज्ञान कौशल और गुरु परंपरा का निर्वहन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं इस विशेष पॉडकास्ट पे आपकी इन कुछ अच्छी विशेष बातों पर नजर डालते हुए ये समझ पा रही हूँ कि ये लोगों के लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट। मैं आपका सच में तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर कि आपने इतनी विशेष बातें बताई और इस पॉडकास्ट को जेन्युइनली आपने विशेष बना दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने बहुत सही समय पे मुझे